नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। तो यूपी में 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। 12,787 नए मरीजों की संख्या पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 48 लोगों की मौत भी हुई है कोरोना से लगातार मौतें हो रही है और पिछले 24 घंटे में 48 लोगों की मौत हो गई है। यूपी में कोरोना के अब तक 58,801 एक्टिव केस पाए गए हैं, जबकि यूपी में कोरोना से अब तक 9,085 लोगों की मौत हो गई है। और ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। एक बार आपको फिर से बता दें, 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना से मौतें हुई है, यानी कि 12,787 एक्टिव केस हैं ही, लेकिन 48 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। यूपी में कोरोना के अब तक 58,801 एक्टिव केस हैं। वहीं 9,085 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। तो पिछले 24 घंटे का हम आंकड़ा बता रहे हैं आपको। तो यूपी में कोरोना के अब तक 58,801 एक्टिव केस हैं, जबकि 9,885 लोगों की मौत हो गई है कोरोना से। कोरोना की जो स्थिति है वो भयावह होते जा रही है। 24 घंटे के भीतर आपको बता दें कि 12,787 नए केस आए और ये अलग अलग जिलों, लखनऊ की बात कर लिए 4,059 नए केस मिले हैं, जबकि प्रयागराज में 1,460 नए केस मिले हैं। वाराणसी की बात कर ली जाए तो 983 नए केस मिले हैं, जबकि गोरखपुर में 422 24 घंटे के भीतर कोरोना के नए मरीज पाए गए, जबकि मेरठ में 236 नए केस की पुष्टि हुई है। वहीं झांसी की बात कर ली जाए तो 235 नए केस मिले हैं, जबकि गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 221 नए मामले सामने आए। बरेली में कोरोना के 144 नए केस मिले हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यानी आंकड़े 159 नए केस गाजियाबाद से मिले हैं। बलरामपुर हॉस्पिटल की बात कर ली जाए तो वहां के निदेशक को भी कोरोना हो गया है, यानी बलरामपुर हॉस्पिटल के निदेशक को भी कोरोना हुआ है। सीएमएस अधीक्षक समेत 5 ईएमओ को कोरोना हुआ है। 7 अन्य कर्मचारियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। केजीएमयू की अगर बात कर ली जाए तो 100 डॉक्टर इस वक्त कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 100 से ज़्यादा डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और अस्पताल के जो कर्मी होते हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी हड़कंप मचा हुआ है, लगातार रफ्तार बढ़ती जा रही है और ये रफ्तार कब रुकेगी, इसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, आपको बता दें कि जितने भी संवेदनशील जिले हैं वहां पर नए आईएएस अफसर की तैनाती हुई है कोरोना को रोकथाम के लेकर। लेकिन आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़े हम आपको बताएं, 12,787 नए केस की पुष्टि हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में, जबकि 48 लोगों की मौत हो गई है कोरोना से 24 घंटे के भीतर। वहीं 58,801 इस वक्त उत्तर प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। और अस्पताल की अगर बात कर ली जाए तो अस्पताल की स्थिति भी दिन ब दिन खराब होते जा रही है, यानी बेड्स अवेलेबल नहीं है और हो भी कैसे, जो क्षमता है क्षमता के अधिक, यानी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है कोरोना में। ऐसे में बड़े बड़े दिग्गज, यानी कि अस्पताल के निदेशक जो खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वो खुद भी बेड अवेलेबल उनके लिए नहीं हो पा रहा है, यानी घंटों उन्हें मशक्कत करनी पड़ी है। 24 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश के जो हालात है कोरोना को लेकर बहुत ही खराब है। 12,787 नए मरीजों की कोरोना की पुष्टि हुई है और ये बहुत चिंताजनक है, जबकि 48 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है पिछले 24 घंटे के भीतर। आपको बता दें कि ये वर्षों बाद कोरोना ने जो दस्तक दिया, यानी पिछले साल से 2020 के बाद अब तक लगातार ये तबाही की ओर कोरोना के कारण लोग बढ़ रहे हैं। और अब इस वक्त दूसरी जो लहर है ये बहुत ही खतरनाक है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है, लेकिन उत्तर प्रदेश भी अब कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 48 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। आलम यह हो गया है कि जो लाश के जलाने के लिए भी जो व्यवस्थाएं हैं वो भी अब धीरे धीरे कम पड़ रही है। 9,085 लोगों की मौत हो गई है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए तो इक्का दुक्का मौत के बाद हाहाकार मच जाता था, लेकिन आपको बताएं कि 9,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो गई है और ये अपने आप में एक बहुत ही चिंताजनक बात है। 24 घंटे के भीतर 48 लोगों की मौत हुई है। ये सिर्फ 24 घंटे की बात हम कह रहे हैं अभी, और 24 घंटे में यानी
पूरे ऑल ओवर की अगर बात कर लीजिए उत्तर प्रदेश में, तो 9,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे के भीतर 48 लोगों की मौत हुई है, जबकि नए जो मरीज हैं 12,787 नए मरीजों की पुष्टि हुई है जो कोरोना संक्रमित हैं, कोरोना संक्रमण के शिकार हैं, और इसमें बड़े बड़े दिग्गज शामिल हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना को लेकर लगातार जो खबरें आ रही है बहुत ही चौंकाने वाली खबर है, और एसके वाजपेयी लखनऊ से जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। एसके वाजपेयी, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो लगातार जो हालात हैं वो खराब होते जा रहे हैं, और राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा बदतर स्थिति होते जा रही है। क्या अपडेट है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लापरवाही कितनी भारी हो सकती है ये आंकड़े बता रहे हैं। 3 सप्ताह पहले अगर आप जाएंगे तो यही आंकड़े पूरे उत्तर प्रदेश में 2,000 के अंदर में आ चुके थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश का आंकड़ा करीब 60,000 के पास पहुंच रहा है। हालांकि ये जो आंकड़े अभी हम दिखा रहे हैं ये सुबह 6 बजे तक के आधिकारिक आंकड़े हैं, और आज पूरे दिन भर में जो आए होंगे तो हम कहें कि 60,000 का आंकड़ा भी उत्तर प्रदेश में पूरा हो चुका है। जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, खासतौर पर राजधानी लखनऊ, उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रयागराज दूसरे नंबर पर है जहां पर 1500 से ज्यादा नए केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। वाराणसी तीसरे नंबर पर है जहां पर 1,000 से ज्यादा केसेस निकलकर सामने आए। अकेले राजधानी लखनऊ में करीब 16,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं जो राजधानी के विभिन्न हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं। तो जो प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है, जो इलाज दिया जा रहा है, जो जागरूकता फैलाई जा रही है, कहीं ना कहीं वो सारे अभियान, वो सारे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ी वजह यही है कि अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वजह में यही है कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। ये एक बड़ी वजह है जिससे कोरोना के केसेस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं, जो जरूर चिंता बढ़ा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं पूरी चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और हर वो संभव कोशिश कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं कोरोना को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश के 13 ऐसे सिलेक्टेड जिले हैं, ये 13 के 13 नगर निगम हैं जहां पर तेजी के साथ कोरोना बढ़ा है। उन 13 में एसीएस और साथ ही साथ एसीएस और उसके अलावा अगर हम कहें तो पीएस और सचिव और विशेष सचिव स्तर के अफसरों को नोडल अफसर के तौर पर तैनात किया गया है। तो हर वो संभव कोशिश की जा रही है कि पूरी मॉनिटरिंग रहे, कहीं भी कोरोना को रोकने के लिए कोई लापरवाही ना हो, हर स्तर पर वो प्रयास जारी हैं। लखनऊ में 3 हॉस्पिटल पूरी तरीके से कोविड हॉस्पिटल के तौर पर बना दिए गए हैं। अगर हम प्रयागराज और वाराणसी की बात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दौरे के दौरान वहां के अफसरों को भी निर्देशित किया था कि कोविड के लिए डेडिकेटेड बेड्स की व्यवस्था करें जहां सिर्फ कोविड मरीजों का इलाज हो और कोई भी असावधानी ना बरते, पूरी तरीके से सावधानी के साथ जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसको आगे बढ़ाएं। खासतौर पर जो दूसरे प्रदेशों से लोग आए उन पर विशेष चौकसी रखने की व्यवस्था करें। इसके बाद फिर जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल, सवाल यह है कि बलरामपुर हॉस्पिटल के निदेशक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, राज्य मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, और इन सब के लिए भी बेड जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, यानी कि काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस वक्त अस्पतालों के उत्तर प्रदेश खासकर लखनऊ की अगर बात कर ली जाए तो वो कौन कौन से अस्पताल हैं जहां पर कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है और वहां की क्या स्थिति है? बिल्कुल, अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो एसजीपीजीआई नंबर 1 पर है जो कि कोविड लेवल 3 का हॉस्पिटल है। उसके अलावा केजीएमयू है जो कोविड लेवल 3 में है। उसके अलावा यहां का लोहिया संस्थान है जो कोविड लेवल 3 में है। साथ ही साथ में अगर हम कहें तो सिविल हॉस्पिटल है, बलरामपुर हॉस्पिटल है, टीएस मिश्रा है, उसके अलावा लोक बंधु है। उसके अलावा निजी स्तर की अगर हम बात करें तो इंटीग्रल और एरा हॉस्पिटल्स हैं जो कि निजी हॉस्पिटल्स हैं, उसमें भी कोरोना का इलाज चल रहा है। लेकिन सीएम योगी के निर्देश के बाद अब बलरामपुर, टीएस मिश्रा और साथ ही साथ में एरा, ये 3 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनको पूरी तरीके से डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में घोषित कर दिया गया है। अगर हम देखें तो जहां बलरामपुर हॉस्पिटल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल घोषित किया गया है तो वहीं बलरामपुर के निदेशक भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो निश्चित है कि स्थिति भयावह है और समझने की जरूरत है कि जो दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार की और केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं उनको फॉलो करना होगा। लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी जो उपाय हैं कहीं ना कहीं वो उपाय जरूर करने होंगे। बिल्कुल, और प्रयागराज चलते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता जो है आलोक मालवीय जुड़ गए हैं, क्योंकि लखनऊ के बाद अगर कोरोना मरीजों की संख्या अगर सबसे ज्यादा है तो वो है प्रयागराज। जी आप बताइए आलोक कि प्रयागराज की जहां तक बात कर ली जाए, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 24 घंटे के भीतर जो वहां से आंकड़े आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। क्या इस वक्त क्या अपडेट है? जी देखिए, कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो शहरी है वो कोरोना के प्रति सजग नहीं है। अभी भी जगह जगह पर अगर आप निकलेंगे तो देखेंगे लोग बिना मास्क लगाए घूमते हुए आपको
नजर आ जाएंगे। जी। इसके अलावा चौक बाजार की अगर हम बात करें तो वहां की हालत तो बद से बदतर है। वहां पर लोग सब्जी की दुकानों में या पंसारी की दुकानों में एक के ऊपर एक चढ़े हुए दिखेंगे आपको, जिन्हें कोरोना का किसी भी तरह से कोई डर नहीं है। हालांकि संगम नगरी प्रयागराज के जो पूर्व सांसद और पूर्व मेयर है श्यामा चरण गुप्ता, उनका निधन कोरोना से हो गया है। उसके बाद व्यापारियों में भी हड़कंप है और व्यापारियों ने कंडोलेंस किया है, लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। फिलहाल अगर जनता बात नहीं करेगी, कोरोना के बारे में जागरूक नहीं होगी, खुद अवेयर नहीं होगी, तो कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता बिल्कुल। जाएगा। ये बहुत विडंबना है। एस के वाजपेयी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे और आलोक आपसे भी कि ये इतने संख्या बढ़ने के बावजूद भी लोगों के जहन में या फिर उनके चेहरे पर किसी प्रकार का डर नहीं है कोरोना को लेकर। लोग संक्रमित हो रहे हैं और बहुत ही नॉर्मल तरीके से ले रहे हैं, जबकि ये भी देखने को मिल रहा है कि पिछले 24 घंटे के भीतर 84 लोगों की मौत भी हुई है और ये बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। फिर भी लोगों में खौफ क्यों नहीं पनप रहा है? सबसे पहले आलोक। आप सकता है कर्फ्यू लगाने का मेन मकसद ये होता है कि जी। लोग अवेयर हो जाए, जागरूक हो जाए और जान जाए कि कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। इसे रोकने का प्रयास अभी शुरू किया गया है। तो अगर अभी से ही अवेयर होंगे, जागरूक होंगे और कोरोना के प्रति जागरूक होते हुए लोगों जी। को भी जागरूक करेंगे तो कोरोना नहीं बढ़ेगा और डे कर्फ्यू नहीं लग पाएगा। लेकिन अगर लोग नहीं मानेंगे और इसी तरह का रवैया रहेगा तो डे जी कर्फ्यू बिल्कुल, भी लगाया जा यानी सकता है। स्थितियां जो है दिन ब दिन खराब होते जा रही है, लेकिन फिर भी लोग समझने के लिए तैयार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक मालवीय आपका। और इसके वाजपेयी, लगातार आप हमारे साथ बने रहें। कोरोना को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। जहां तक लखनऊ की बात कर ली जाए तो लखनऊ की स्थिति लगातार भयावह होते जा रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर मरीजों की संख्या पाई जा रही है तो वो है लखनऊ। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच यूपी सरकार का फैसला आया है। 13 संवेदनशील जिलों में आईएएस अधिकारियों को भेजा गया है। 13 आईएएस अफसरों की जिलों में ड्यूटी लगाई गई है। कोरोना रोकथाम के लिए जिले में ये आईएएस अफसर भेजे गए हैं। पहले कमिश्नर के अधीन किए गए थे, फिर आईएएस अफसर इस बार डीएम के अधीन होंगे। आईएएस अफसर डीएम के अधीन किए जाने के बाद अफसरों में नाराजगी है, लेकिन सवाल यहां पर किसी के अधीन की बात नहीं है। सवाल यह है कि कोरोना को कैसे रोका जाए, और इसलिए मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत हैं। और आपको बता दें कि 13 संवेदनशील जिलों में जहां पर केसेस ज्यादा आ रहे हैं वहां पर आईएएस अफसर को तैनात किया गया है। यहां से लखनऊ से आईएएस अफसर को भेजे गए हैं। विशेष सचिव विपिन जैन की लखनऊ में ड्यूटी लगाई गई है, जबकि निदेशक मंडी अंजनी सिंह को कानपुर भेजे गए हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए तो एडी सूडा आलोक सिंह को प्रयागराज भेज दिए गए हैं। वहां कोरोना को लेकर वो नजर रखेंगे। नोएडा एसीईओ अमनदीप गाजियाबाद भेजे गए हैं, जबकि यमुना एसीईओ रविंद्र सिंह नोएडा भेजे गए हैं। बीडा सीईओ संदीप कुमार वाराणसी भेजे गए हैं। वहीं नोएडा एसीईओ प्रवीण कुमार मिश्रा मेरठ भेजे गए हैं। बीडा सीईओ पवन अग्रवाल की गोरखपुर में ड्यूटी लगी है। यानी ये 13 संवेदनशील जिले हैं। पीडब्ल्यूडी विशेष सचिव गिरजेश त्यागी झांसी भेजे गए हैं। विशेष सचिव श्रम अरविंद चौहान आगरा भेजे गए। और इसके वाजपेयी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इसके वाजपेयी, इससे पहले भी हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री इस कोरोना की गंभीरता को देखते हुए 13 आईएएस अफसर को भी तैनाती की गई है। फिलहाल आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश से जो आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इन 13 जिलों को ही फिलहाल क्यों चयनित किया गया है? आप बिल्कुल, ये 13 वो जिले हैं जहां पर लगातार पिछले 3 सप्ताह से कोरोना के केसेस तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो राजधानी लखनऊ हो, प्रयागराज हो, वाराणसी हो, मेरठ हो, कानपुर हो, सहारनपुर हो, ये वो जिले हैं जहां से लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़े हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ये नोडल अफसर नियुक्त किए हैं, क्योंकि हमने देखा है जब लॉकडाउन था उस दौरान भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी 75 जिलों में नोडल अफसर की तैनाती की गई थी, जिसके बाद वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास से लगातार कोरोना के केसेस में गिरावट आई थी और 2000 से भी कम केस उत्तर प्रदेश में बचे थे। तो वो मॉडल दोबारा से योगी सरकार यूज कर रही है। 13 उन जिलों को चिन्हित किया गया है जिन जिलों में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे थे। उसमें वरिष्ठ आईएएस हैं, जिसमें विशेष सचिव और साथ ही साथ में जो मुख्य कार्यपालक स्तर के अधिकारी हैं उनको इन जिलों में नोडल स्तर के अफसर के तौर पर तैनात किया गया है। ये अफसर इन जिलों में जाएंगे और साथ ही साथ में वहां पर कोरोना पर हो रहे
जो भी काम है उनको उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचाएंगे और किस तरीके के कदम जमीनी स्तर पर उठाए जा रहे हैं उनको भी लगातार मुख्यालय को सूचित करेंगे। साथ ही साथ में कम्युनिकेशन बनाएंगे जिला प्रशासन और लखनऊ के बीच में, ताकि इन 13 जिलों को टारगेट करके जहां से लगातार केसेस आए हैं वहां पर तेजी के साथ कोरोना के ग्राफ को कम किया जाए और हर वो संभव प्रयास किया जाए जिससे कि कोरोना बिल्कुल। और जी एसके वाजपेयी, और कोरोना पर इस वक्त यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, हम सीधे दर्शकों को दिखाते हैं। नाक को सार्वजनिक स्थलों पर या अपने कार्यस्थल पर मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से ढक कर रखना, ये आपको सुरक्षा प्रदान करता है। और 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, ये बहुत ही कारगर मंत्र है। इसका यदि उपयोग करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे और आपके संपर्क में आने वाले लोग भी सुरक्षित रहेंगे। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि यह बीमारी जो है वो मनुष्यों से ही फैलती है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को संक्रमित करता है। यह बीमारी मच्छर के काटने से या खाना खाने से या मक्खी के बैठने से बीमारी नहीं फैलती है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है, ज़ोर से बोलता है, तो जो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वही उन्हीं ड्रॉपलेट्स में विषाणु होते हैं मुंह और नाक के, और उसमें वो जब आपके मुंह और नाक के रास्ते से, आँख के रास्ते से आपके शरीर में जाता है तो आप संक्रमित हो जाते हैं। इसलिए अगर आप अपने मुंह और नाक को ढक कर रखेंगे, अपने हाथ को साफ करते रहेंगे, लोगों से दूरी बनाएंगे तो बचे रहेंगे संक्रमण से। और किसी भी भीड़ भाड़ी वाली जगह में जाने का तो बिल्कुल ही इरादा छोड़ दीजिए। संक्रमण बहुत तेज है, तो ऐसे में आप खुद भी सुरक्षित रखिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। सर्विलांस की कार्रवाई लगातार चल रही है। अब तक 1,96,005 इलाकों में 5,24,726 टीम दिवस के माध्यम से 3,19,55,355 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,49,83,131 है। वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर चल रहा है और अब तक 71,87,199 लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। इसी प्रकार 12,31,332 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है और अब तक कुल मिलाकर 84,18,531 डोज लगाए जा चुके हैं। कल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जाएगा और इसके लिए वैक्सीन की व्यवस्था पूरे प्रदेश में कर दी गई है। आज उसके लिए टीका उत्सव किस प्रकार से मनाया जाना है बृहद स्तर पर, उसके लिए आज पूरे प्रदेश में प्रशिक्षण का कार्य भी चल रहा है और इसलिए आज जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में ही केवल टीकाकरण का कार्य हो रहा है। बाकी के सभी स्टाफ को आज प्रशिक्षित किया जा रहा है। कल से हमसे टीका उत्सव को हम व्यापक स्तर पर कल से हम लागू करेंगे। आप सबों से अनुरोध है कि इस टीका उत्सव का भी लाभ उठाइएगा और इस उत्सव में सम्मिलित होकर अपने आप को, अगर आप 45 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं तो वैक्सीनेट करवा लीजिए। अगर आप युवक हैं, युवती हैं तो अपने घर के 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगवाने में मदद की। तो अमित मोहन एससीएस स्वास्थ्य आपको बता दें कि लगातार वो लोगों को आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह है, आप अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। खबर पूरे इंडिया से कोरोना को लेकर आपको बता दें कि कोरोना बेकाबू हो गया है और बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,44,000 मरीज पाए गए हैं। बीते 24 घंटे में 773 लोगों की मौत हो गई है पूरे देश से। अब तक 1,68,000 लोगों की यानी कि कोरोना से मौत हो चुकी है। मौतों के आंकड़ों के मामले में देश चौथे नंबर पर पहुंच गया है। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में देश तीसरे नंबर पर है। 10 राज्यों में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। तो आपको बता दें कि 10 राज्यों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 82 तो राज्यों के हालात। महाराष्ट्र 35,88,540 संक्रमित, ठीक हुआ 26,
ये हम ग्राफिक से जरिए आपको दिखा रहे हैं प्लेट अलग अलग राज्यों के कि किस तरीके कितने संक्रमित हैं, कितने ठीक हुए हैं और कितने लोगों की मौत हुई है। जबकि आपको बता दें कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड इन जगहों पर भी हालात लगातार खराब हैं, यानी एक्टिव केसेस जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यानी कि ग्राफिक से जरिए ये आंकड़े हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं कि कितने संक्रमित हैं, कितने ठीक हुए हैं, कितने लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। केरल में 4,751 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली की जहां तक बात कर ली जाए तो कोरोना से मौत की जो संख्या है 11,196 है, जबकि 7,06,256 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। पश्चिम बंगाल में 6,06,455 लोग कोरोना संक्रमित हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर दिल्ली से। एलएनजेपी अस्पताल का सीएम अरविंद केजरीवाल ने जायजा लिया है। दिल्ली में 7 से 10 दिन की वैक्सीन का स्टॉक है। उन्होंने कहा कि अभी वैक्सीन का जो स्टॉक है वो लगभग 7 से 10 दिन तक चलेगा। दिल्ली में पाबंदियों की जरूरत है, जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये बात कह रहे थे। लॉकडाउन नहीं लगेगा लेकिन पाबंदियां लगाई जाएंगी। आपको बता दें कि लॉकडाउन तो नहीं लगेगा लेकिन कुछ पाबंदियां जरूरी है कोरोना रोकथाम को लेकर, और इसलिए आज खुद ही एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वहां उन्होंने एक बैठक भी की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं डॉक्टर, निदेशक, अधिकारी सबके साथ बैठक करके उन्होंने जरूरी चीजों को लेकर भी समीक्षा की। वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलने के नियम, हमें बड़े स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की इजाज़त दी जाए तो हम 2 से 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर सकते हैं। और वैक्सीनेशन अगर हो जाएगी तो कोरोना की जो सीरियसनेस है वो खत्म हो जाएगी। कोरोना को बीमारी पर क्या अभी कोई वैक्सीन की अभी किल्लत है, क्या कमी है दिल्ली में? हमारे पास 7 से 10 दिन की वैक्सीन है और बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हैं। 45 साल से कम को लगा नहीं सकते हैं। ये सब कंडीशन इस टाइम मुझे लगता है हटाने सर बेहतर वेंटिलेटर बहुत बड़े स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव करने सर बेहतर वेंटिलेटर की वो सब अभी हम कंफर्टेबल हैं। एक्सपर्ट से आपकी बात हो रही होगी, क्या लग रहा है क्योंकि अब लास्ट पीक को टच कर रहा है जो अभी हालात कहाँ तक जा सकते हैं और उसकी क्या तैयारी है? हम अपने दिल्ली के एक्सपर्ट से भी टच में हैं, केंद्रीय एक्सपर्ट से भी कल डीडीएमए की मीटिंग में उनसे भी बात होगी। इस बारे में भी कोई भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है कि ये इसकी पीक कहाँ तक जाएगी। हम तो इतना ही कर सकते हैं कि अपने आप को इसके लिए तैयार कर सकते हैं। उन तैयारियों में किसी तरह। खबर लखनऊ से, जहां पर शाम 5 बजे प्रवर समिति की बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में लोक भवन में यह बैठक होगी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा भी शामिल होंगे। शाम 6:30 बजे तक कोविड टीम 11 के साथ बैठक होगी। तो आपको बता दें कि शाम 5 बजे आज प्रवर समिति को लेकर प्रवर समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें डिप्टी सीएम भी मौजूद होंगे। वहीं सबसे महत्वपूर्ण कि शाम 6 बजे टीम 11 की बैठक होगी कोरोना को लेकर। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे। कोरोना के खिलाफ तैयारियों का जायजा लिया। सतर्कता और जागरूकता से ही कोरोना पर विजय संभव है। जिम्स और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जायजा लिया। मंत्री सुरेश खन्ना के साथ जेवर विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने उपस्थित संबंधित अधिकारियों से कहा कि कोरोना को नियंत्रित करने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाए और जागरूकता बढ़ाई जाए और इसके साथ ही इलाज की व्यवस्था भी पूरी तरह से दुरुस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि जागरूकता के माध्यम से भी संक्रमण को कम किया जा सकता है और जनपद में लगातार बढ़ते कोविड के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए समुचित संख्या में बेड की व्यवस्था की जाए। खबर गाजियाबाद से, एसएसपी अमित पाठक के निर्देश पर एक्शन में पुलिस आ गई है। आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों ने कोरोना के खिलाफ सतर्क रहने की अपील की है। लाउड स्पीकर के जरिए क्षेत्रवासियों को जागरूक किया जा रहा है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। रात में नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करा रही है पुलिस। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है। वहीं थाना विजयनगर चौकी क्रॉसिंग क्षेत्र में पुलिस ने अपील की है। गाजियाबाद की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। नाइट कर्फ्यू और इसे पालन कराने के लिए लगातार पुलिस मुस्तैद है। पुलिस ने हर किसी को जागरूक करते हुए
और लाउड स्पीकर से अनाउंस करते हुए लोगों को जागरूकता अभियान पुलिस ने चलाया है। खबर औरिया से, जहां पर दबंगों की दबंगई का वीडियो सामने आया है। मामूली विवाद में दबंगों ने छप्पर में आग लगा दी। दबंगों ने ग्रामीणों को लाठी डंडों से जमकर पीटा है। दबंगों द्वारा आग लगाने के बाद तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ है। पीड़ितों ने कोतवाली पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के कुम्हापुर गांव की यह घटना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं औरिया की तस्वीर है, जहां पर दबंगों की दबंगई सामने आई है। कुम्हापुर जो कोतवाली थाना अंतर्गत है, यहाँ पर दो पक्षों में जमीन को लेकर के विवाद था। पता चल रहा है कि वो जमीन जो है आबादी की है और कुछ तालाब की है। उसमें एक पक्ष द्वारा कंडे पाथे जा रहे थे काफ़ी दिनों से, दूसरे पक्ष का मकान बगल में है। एक पक्ष का कहना है कि जिनका मकान है वो कंडा न पाथने की कह रहे थे कि आप कंडा आप मत पातिए, ज़मीन मेरी है। तो दोनों पक्षों के बीच इस बात को लेकर के आज गाली गलौज हुआ और आपस में मारपीट हुई है। मेडिकल कराया जा रहा है और तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आगे वैधानिक कार्रवाई दोषियों के खिलाफ सुनिश्चित की जाएगी। सर, क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई? पुलिस टीम यहाँ पर आई है। 3 लोगों को डिटेन किया गया है और छानबीन की जा रही है। क्या संलिप्तता है उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी की जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।